Hello, Namaskar, and very good afternoon to all the viewers connected with us on NCERT's live and interactive program. I am Anu Gupta, your host for this session. Dear viewers, you are connected with us through PMA Vidya's channel number 11, and for this 1 hour, we are bringing to you a economics session for class 11 students. And the topic that we will be covering in this session is development experience from 1947 to 1990 and economic reforms since 1991. To tell us in detail about this topic, we are joined by our expert in the studio. Let us introduce you to the expert. Ma'am is Miss Sandhya Arora. Ma'am is headmistress from DPS GV Palam Vihar, Gurgaon. Ma'am, very welcome to this session. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We also welcome our Indian Sign Language expert. You are watching Mr. Sahib on screen. We will be joined by Anushka also later on in the session. Very welcome to the session. So dear viewers, related to the topic, if you wish to connect to us telephonically, please note down our telephone number. It is 8800440559. The telephone number is flashing right now on the screen. Also, if you wish to write to us in detail, please note down our email address. It is dth.class11@ciet.nic.in. Also, dear viewers, we are going to learn in this topic related to the Indian economy, how it developed, the challenges that Indians faced while developing the economy. And to tell us in detail about this topic, let's go to our expert, Miss Sandhya. Ma'am. Namaskar, ma'am. Thank you so much for inviting me and having me here. Let's start with the Indian economy in 1947. On your screen, we have details of where we will be commencing. See, Britishers basically did rule us for good 2 centuries. So, जहाँ से पिछला चीज़ खत्म होता है, वहीं पे अगला चीज़ start होगा. Hence, we have to commence with where we were at time of independence. So, first thing first, Indian economy in 1947 condition क्या थी? एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, फॉरेन ट्रेड की, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, पहले इस पे बात करते हैं. तो स्क्रीन पर है आपके पास में दैट इकोनॉमी हमारी लार्जली एग्रेरियन थी. एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब मोस्टली हमारा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. अराउंड 85% लोग रूरल इंडिया में रहते थे, अराउंड 75% ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे. देन एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड लाइवलीहुड टू पीपल, यानी ये नहीं कह रहे कि एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मर्स ही काम कर रहे थे. हमारे पास में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था लेकिन बहुत कम था. हमारे इंडस्ट्रीज़ में मेजरली इन्वेस्टमेंट का लैक था, हमारा इनोवेशन हो नहीं रहा था उस समय पे. वी वर नॉट एट अ वेरी गुड स्टेट. ऑल्सो द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स ने बनाई वो हमारे लिए नहीं बनाई थी, वो उन्होंने अपनी होम कंट्री के लिए बनाई थी. तो उनकी होम कंट्री की डेवलपमेंट और उनकी होम कंट्री के इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ बनी थी. दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एट 1997 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट. So, ma'am, according to you, since we were an agrarian economy, were there no industries at all? There were a few industries surely, and डिटेल में बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की. ज़रा सा रुक कर सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, किस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो सफिशेंटली पॉपुलर थी हमारी इकॉनमी में, उनके लिए कैसे ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ बनाई कि हम एक मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड बन के रह गए. हाई क्राफ्टमैनशिप होने के बावजूद सिस्टम ये था कि हमारा जो काम था इंडिपेंडेंस से पहले, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए उससे पहले वी वर नोन फॉर प्रीशियस स्टोन वर्क, फॉर चींट का एक बहुत ही फेमस गाना सुना होगा आपने, कुर्ते पे चींट लाल लाल. वो चींट जो है आज की तारीख में हमारा बच्चा समझता है कि प्रोबेबली हम चींट की बात कर रहे हैं. दैट्स एक्चुअली द फैब्रिक वर्क. और चींट का जो काम है उसके लिए इंडिया फेमस हुआ करता था. उसको किस तरीके से सिस्टमैटिकली डिसेंट्रलाइज करके उस काम का क्रेडिट, उस काम का बेनिफिट इंडिया के उन पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट लोगों को, उन लोगों को जो काम कर रहे थे उनको मिला ही नहीं. ये इंडिया में उस समय पे उस पर्टिकुलर
सेक्शन के साथ भी हुआ। राइट, आगे चलते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर में। एग्रीकल्चर ऑन योर स्क्रीन इज दैट पर्टिकुलर सेक्टर वाज वेरी मच स्टेगनेटेड, और जो प्रोडक्टिविटी थी वहाँ इतनी कम थी कि पर पर्सन जो प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑलमोस्ट स्टेगनेंट थे। थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो इस तरह हुआ कि मोर लैंड कल्टीवेशन में आया। जब ज़्यादा लैंड बढ़ रहा था उसकी वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ा, सिर्फ इतना ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज कर पा रहा था। इसका मेजर रीज़न था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मेजरली जैसे ज़मींदारी सिस्टम जो बंगाल प्रेसिडेंसी में फॉल हुआ, जिससे हमारे फार्मर्स बहुत एक्सप्लॉइट हुए। अब ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार्स को अपॉइंट किया ब्रिटिशर्स ने कि रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए अपने एरिया के सारे फार्मर्स से और कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को पे कीजिए। एट अ पॉइंट इन टाइम अगर हमारे ब्रिटिशर्स को पेमेंट करना है, ज़मींदार नहीं कर पा रहा तो उनका वो पोजीशन चला जाएगा। इसीलिए ज़मींदार्स ने ना तो फार्मर्स के लिए काम किया ना फार्मर्स के बेनिफिट में काम किया। उन्होंने चाहे कितना ही नुकसान हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, फार्मर्स से रेंट कलेक्ट किया और ब्रिटिशर्स को पे किया। और हमारा जो फार्मिंग सेक्टर था वो मेजरली रेन फेड फार्म थे। बारिश होती थी तो इरिगेशन होता था, अदरवाइज नहीं हो पाता था। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सफिशिएंट नहीं भी है तो भी ज़मींदार रेंट कलेक्ट भी करेगा अपने इंटरेस्ट में और ब्रिटिशर्स को पे करेगा। दिस इज़ हाउ दे वर वर्किंग। नाउ लिमिटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं और फर्टिलाइजर्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा। कुछ फार्मर्स ने कोशिश किया कि वो फूड की जगह कैश क्रॉप कॉमर्शलाइजेशन में आए और कॉमर्शलाइजेशन से कुछ उन्हें बेनिफिट मिले। ये बहुत थोड़ा सा सेगमेंट था जो इस तरह कोशिश कर रहा था, बट उनका भी कोई खासा फ़ायदा, खासा बेनिफिट हुआ नहीं। देन इंडियन एग्रीकल्चर ने सर्व किया, मतलब उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास में फ्लड कंट्रोल से लड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उनके पास ड्रेनेज सिस्टम से लड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इतना सारा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेग्नेशन पर ही काम कर रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। दिस इज वन प्रॉब्लम विच आर एग्रीकल्चर सेक्टर्स फेस्ड। नेक्स्ट कम्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर। But before we go ahead, ma'am, I would request you to suggest us some interesting pedagogy to take this in the classroom. Right. Now when I talk about pedagogy of this particular chapter, it's a combination of 3 chapters in NCERT. Right. हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पार्ट्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको बताते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर 3 चैप्टर्स पर या तो ग्रुप्स में या एक पोर्शन पे रोल प्ले करना है। अब बच्चे इसमें जब रोल प्ले कर रहे हैं तो उन्होंने रिसर्च किया चैप्टर, उन्होंने उस सिचुएशन को रिसर्च किया, उन्होंने काम किया किस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं एंड देन फाइनली उन्होंने प्रेजेंट किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आते हैं जब बच्चे इसको क्लास में प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारी क्लास में एक बच्चे ने इस 3 चैप्टर्स को प्रोसेस करके बताने के लिए उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को एक कोर्ट रूम में लेके गए एंड इकोनॉमी इज पुटिंग अ केस अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द पास्ट गवर्नमेंट इन 1991। आपने हमें इकोनॉमी को इस सिचुएशन में कैसे लेकर आए, क्या किया ऐसा कि 1947 से 1991 तक हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। इसको प्रेजेंट करते समय इकोनॉमी के साथ 1947 से अब तक क्या हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस आया, कौन कौन सी गवर्नमेंट आई, उन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आके उस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट एंड फेवर में बात कर रहे हैं एंड इकोनॉमी को जवाब दे रहे हैं कि हम ऐसे पहुँचे कैसे। बाय द वे, जस्ट फॉर यू, 1991 में इकोनॉमी का सिचुएशन ये था कि हम सिर्फ 2 वीक्स ऑफ बिल्स पे कर सकते थे। वी वर नियर बैंकरप्सी। इस सिचुएशन को अब बच्चे जब प्रेजेंट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। देन जब बच्चों ने इसको प्रेजेंट किया, देर इज़ अनदर ग्रुप जो प्री इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद का एरा, थर्ड ग्रुप जो प्रेजेंट कर रहा है कि आप 1991 में क्या हुआ, कैसे हुआ एंड 91 के बाद में कैसे प्रोग्रेस एक कंट्री का कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करने के बाद में दे टेक द फ्रंट सीट एंड देन जो हमारे लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1991 में कहा जाता है मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया, RBI गवर्नर ने मेजर रोल प्ले किया। वो सब चेयर्स लेके ऑडियंस को आंसर करते हैं, हमने जो किया वो हमने क्यों किया,
बिना रिसर्च के ये सारी चीज़ें बच्चे ऑडियंस को बता नहीं पाएंगे। हेंस उनका रिसर्च वर्क, उनका काम ये बुक से बियॉन्ड चला जाता है, और उसको प्रेजेंट करने के लिए मुझे किसी भी बुक या किसी भी टीचिंग वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डू देयर वर्क ऑन देयर ओन। दैट्स वंडरफुल सजेशन मैम दैट यू हैव गिवन। जी, you know, economy presenting herself in the courtroom and accusing the governments that what have you done, and it's a wonderful way actually. And both the Yes. ruling parties and the opposition. Wonderful, Because role तो दोनों ने play किया ना Absolutely. इकोनॉमी के लिए। ये दोनों को प्रेजेंट करने के लिए इकोनॉमी इज करेक्टिंग देमसेल्व्स। कैसे किया, क्यों किया, किस तरह से किया। The recordings that come out each year are wonderful, and kids have their own way to present. You just don't bind them in the text in book to board way, and they give you the ways of life, a new, completely new experience. That's just wonderful, ma'am. I think it would be a great insight to the teachers who are watching this session with us. Definitely. Right? Yes, ma'am. Let's move on with the topic then. Right. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द स्क्रीन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज में मॉडर्न इंडस्ट्री सिस्टमेटिकली डिसेंट्रलाइज हो रही थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई करेक्ट माई सेल्फ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली है क्या? इंडस्ट्रीज़ को इस तरह से ख़त्म किया गया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के थ्रू कि इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस ना हो पाए। अब जब इंडिया में गुड प्रोड्यूस नहीं होगा तो यहाँ की कंजम्पशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो गुड जो बाहर बन रहा है, कहाँ पे? ब्रिटिश इंडस्ट्री में, होम कंट्री में, वो इम्पोर्ट करेंगे हम और उसको कंज्यूम करेंगे। तो हम बन गए सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ गुड और साथ साथ इम्पोर्टर ऑफ देयर कंप्लीट कंज्यूमर गुड, देयर फिनिश्ड गुड। तो एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल और आप इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड। ये हमारी कंट्री की सिचुएशन थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इनिशियली कोशिश की यहाँ के लोगों ने, इंडियंस ने, कि हम कुछ इंडस्ट्रीज़ लगा सके, एंड कॉटन इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई। कॉटन इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र एंड गुजरात में इंडियन लेड इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्टार्ट किया, एंड कुछ फॉरेन लेड इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने जूट एंड टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाई हैं। एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टिस्को में 1907 में JRD टाटा जी ने स्टार्ट किया था। बट हैंडीक्राफ्ट्स में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, चींट की, कुछ पिक्चर्स थी स्क्रीन पर इस समय भी, पहले भी, एंड ये चींट का काम इंडिया की क्राफ्टमैनशिप का एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट हुआ करता था, जो हम प्रोड्यूस करते थे ब्लॉक प्रिंटिंग से, एंड उस चींट का जो इम्पैक्ट है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो सफिशेंट हुआ करता था। बाहर बहुत एक अच्छा मार्केट था चींट के काम का, हैंडीक्राफ्ट्स का, नॉट जस्ट चींट, बहुत से और हैंडीक्राफ्ट्स का काम का सफिशेंट मार्केट था। लेकिन उस हैंडीक्राफ्ट के वर्क को डिक्लाइन हुआ, डिक्लिनेशन आया बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन। अब पब्लिक सेक्टर जो है उसका मेजर काम सिर्फ रेलवेज, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, पावर जनरेशन, इतने में ही सीमित रह गया। इससे ज़्यादा उन्होंने किया नहीं। और इंडस्ट्रीज़ में कुछ बहुत इंडस्ट्रीज, शुगर की, सीमेंट की, ये और स्टार्ट हुई। दिस वॉज अ सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सेक्टर। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स ने बनाई वो मेजरली सिर्फ उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाई। इंडिया रॉ मटेरियल का सप्लायर और कंज्यूमर ब्रिटिश गुड्स का बन गया। इसमें कोई खासा इन्वेस्टमेंट इंडियन इंडस्ट्री ग्रोथ का नहीं था। तो टेक्निकली हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, प्रीशियस स्टोन का काम, क्राफ्टमैनशिप का काम सफिशेंटली सिस्टमेटिकली डिक्लाइन हो रहा था। दिस वाज वन थिंग विच वाज हैपनिंग। नेक्स्ट इज द फॉरेन ट्रेड। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे फॉरेन ट्रेड, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ हमने बाहर एक्सपोर्ट किया, और इम्पोर्ट कर रहे थे फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ये जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे सामान, वो हमारे कंट्री की मार्केट के लिए सेल करते थे, वो सेल होता था यहाँ पे, और उसका जो बेनिफिट है वो अगेन ब्रिटेन ले लिया जाता था, प्रॉफिट उन्हीं का हो रहा था इसमें। राइट। सो मैम, जैसे आपने बताया कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, व्हाट ऑल डिड वी यूज टू इंपोर्ट? जी देखिए, रॉ मटेरियल जो हमने एक्सपोर्ट किया दैट वाज कॉटन। राइट। कॉटन जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं
तो वापस आएगा क्लॉथ। राइट। सिमिलरली जब हमने सिल्क, रॉ सिल्क एक्सपोर्ट किया तो सिल्क क्लॉथ बन के और सिल्क का गारमेंट बन के वापस आ रहा है। अगर हमने वूल एक्सपोर्ट किया तो हमारा वुलन क्लॉथ वापस आ रहा है। मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल और हमारे पास में इनपुट आ रहा है जो वापस आ रहा है वो गुड बनने के बाद आ रहा है, फिनिश्ड गुड। यानी इंडस्ट्री ब्रिटिश की फ्लरिश हो रही है, गुड्स वहाँ पे बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट हो रही है। हम यहाँ पे अपनी कंट्री में सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं और रॉ मटेरियल यहाँ से सेल कर रहे हैं। राइट, ऑलराइट मैम जी। सो लेट्स मूव ऑन। आपने मैम स्लाइड पे मैं जैसे देख रही थी इनविजिबल गुड्स की भी बात की है जी। तो व्हाट आर दोज इनविजिबल गुड्स? राइट मैम, देखिए जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हमने रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट किया, कुछ बहुत तो फायदा होगा। जो फायदा हो रहा था वो एक्चुअली फार्मर को नहीं हो रहा था। जब हमें फायदा हुआ कंट्री में, उस फायदे से या तो वॉर का एक्सपेंस पे किया या फिर हमने इनविजिबल्स जैसे ऐसी वाली सर्विसेज जो दिखाई नहीं दे रही, जैसे स्टोरेज सर्विसेज का, जैसे इंश्योरेंस का, ऐसे वाली सर्विसेज के लिए ये सेम अमाउंट एज जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो मेजरली उसको सप्लीमेंट करने में, उसको पे करने में चला जाता था। यानी फार्मर्स के पास में अगेन नो प्रॉफिट का सिचुएशन था। वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन उनको बेनिफिट या उनका इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें हो ही नहीं रहा था। This is the situation, right? And before we move on, dear viewers, I would like to tell you we are also streaming live on our YouTube channel which goes by the name NCERT Official. You can become a part of our live interaction by posting in your questions, queries and feedback in that chat box of our YouTube channel. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स टिल 1991। जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग, कीप पोस्टिंग इट इन द लाइव चैट बॉक्स। Let's move on with the topic. Right, ma'am. Next we'll talk about the demographic conditions. अब demographic conditions में 1991 से पहले हम स्टेज 1 में थे एंड 1921 के बाद हम स्टेज 2 में गए। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो उस समय के डेमोग्राफिक्स थे, हमारा लिटरेसी रेट सफिशेंटली लो था। हम सिर्फ 16% लिटरेसी रेट पे थे और फीमेल्स की और ज़्यादा ख़राब हालत थी। एज एन फीमेल लिटरेसी का जो परसेंटेज था दैट वाज ओनली 7%। अगर मैं बात करूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ख़राब हालात में था। द मोर्टेलिटी रेट वाज एज हाई एज 218 पर 1000। यानी 218 जो बर्थ्स हैं वो कंप्लीट लाइफ नहीं होती थी, उनकी मोर्टेलिटी हो जाती थी आउट ऑफ एवरी 1000 बर्थ्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज एज लेस एज 32। इफ़ आई कंपेयर इट विद टूडेज फिगर्स, आजकल के फिगर्स में, तो 25-28 के बीच में हमारा मोर्टेलिटी रेट है आज तक, यानी प्रेजेंट डे में। तो समझ के देखिए एवरी 1000 में जो, जब हम पहले की बात कर रहे हैं, 218 was the people were the kids who were not able to survive। एंड अगर मैं बात करूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, 70 के करीब, 68, 69, 70 के करीब हमारा इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो फिगर है, उस समय के 32 से आज का कंपैरेटिवली कितना बेहतर हो चुका। दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा जो पब्लिक हेल्थ है वो बहुत अच्छा उस समय नहीं था, हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं था, हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ में ना के बराबर हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें मिला करती थी। इसीलिए वाटर बॉर्न एंड एयरबॉर्न डिजीजेस सफिशेंटली ज़्यादा थी, जो डेथ का एक बहुत मेजर रीज़न बनता था। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली 1921 से पहले लो ही रहा करता था। मूविंग ऑन विद द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दिस इज डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कैसे डिवाइडेड है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। राइट। अराउंड 70 से 75% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज 10% के करीब और सर्विसेज का परसेंटेज 15 to 20% के करीब, यानी मेजर डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। साथ साथ रीजनल वेरिएशंस भी हैं। कुछ डेवलपमेंट हमने मद्रास प्रेसिडेंसी में देखी। अगर मैं मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करूं, प्रेजेंटली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये पोर्शंस आपके मद्रास प्रेसिडेंसी, तब के मद्रास प्रेसिडेंसी में फॉल करते हैं। एंड बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसी में कुछ वेरिएशन है, मतलब एग्रीकल्चर पे परसेंटेज कुछ कम, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में कुछ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे।
एंड ये वर्कफोर्स एग्रीकल्चर का इसी ड्यूरेशन में बढ़ रहा था उड़ीसा में, राजस्थान में एंड पंजाब में. सो एग्रीकल्चर मेजर ही हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रहा उस पर्टिकुलर टाइम पे. Once again, ma'am, since you gave us such great inputs about the earlier topic, could you share some other inputs about teaching the previous topic that you just discussed? Okay. Now, if I talk about occupational structure, अगर हमने पूरी क्लास में से 30 की क्लास में या 40 की क्लास में अगर हमने सिर्फ ये बताना शुरू किया, इतना परसेंटेज ऑफ बच्चा हमारा, इतना परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इतना परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडस्ट्री में है एंड सर्विस सेक्टर में है, याद करना मुश्किल होता है. इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज वी टेक पीपल टुगेदर and each person is representing a percentage and we ask them to reshuffle themselves, move around and tell us what will be the percentage. उस समय पे टाइम ड्यूरेशन उन्हें बता दिया 1947 में क्या हमारे लोग, कितना परसेंटेज ऑफ लोग एग्रीकल्चर में थे, एंड दे मूव अराउंड एंड क्रिएट ग्रुप्स. जब उन्होंने मूव अराउंड करके ग्रुप्स क्रिएट किए, ऑटोमेटिकली उन्हें समझेगा एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा थे, तो उनकी मूवमेंट से उन्हें समझ आएगा. अब अगर इसको मूव ऑन करके हम 1991 में लेकर आए, मूवमेंट बढ़ेगा कि एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री सेक्टर में. इस चेंज को वो समझ पाएंगे. इसको और फर्दर एनहांस करने के लिए हम बच्चों को बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट कितना था. अब जब हमने उनसे आउटपुट पूछा, ऑटोमेटिकली दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि एक पर्सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में. अब उनके नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग अगर वो कंट्रीब्यूशन भी बता पाते हैं, automatically it will help them understand कि agriculture sector though had these many people and was able to give this much percentage. Similarly ये different timelines पे काम कर सकते हैं. Right. Different timelines के साथ they will understand because they are involved in sharing and creating this figure. You give them time and they come out with such beautiful ways. This is just a way of student collaboration where we create inquiry instead of just telling them this is a data and we write that on the board and the kids are copying it down, answering it, and when we are asking in assessment they simply reply to it. ऐसा करने की जगह हम अपने स्कूल्स में डीपीएसजी में यही करते हैं कि हम स्टूडेंट लेड इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं. बच्चों को कंटेंट मिल गया, अब उससे इंक्वायरी कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक तक लेकर कैसे जाएंगे कि उन्हें इस तरह से समझ आए कि वो इन्वॉल्व हैं, और इन्वॉल्व होने के साथ में वो परमानेंटली याद रख पाएंगे. क्योंकि अगर बच्चा उस पर्टिकुलर ग्रुप में है जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, या उसका फ्रेंड सर्विस सेक्टर में है, या एक पर्टिकुलर सेक्टर में है, साथ साथ वो कंट्रीब्यूशन भी बता रहे हैं, तो वो उस एक्सपीरियंस को जी रहे हैं, और उस जीने वाले एक्सपीरियंस के साथ में ये पर्टिकुलर टॉपिक उनके लिए केक वॉक बन जाता है जब आप किसी भी एग्जाम में उसे लेकर जाते हैं. दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड. दैट्स वंडरफुल वंस अगेन. जी. And let's move on with the next topic, that is infrastructure under British rule. Right. So infrastructure under British rule बहुत अच्छे हालात में अगेन नहीं था, जैसे अब तक बात करते आ रहे हैं. हमारा जो ग्रोथ हुआ सिर्फ उस इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन का हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स को फ़ायदा था, यानी रेलवेज से सामान लेकर आना, लेकर जाना इनके लिए इम्पॉर्टेंट था. साथ साथ वॉर ट्रूप्स को उन्होंने मोबिलाइज करना था. तो जहाँ मूवमेंट ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिशर्स को अपने फ़ायदे के लिए चाहिए थी, वहाँ तो रेलवे लाइन लगाई. वहाँ पे जहाँ पे रोड्स चाहिए थे, रोड्स इस तरह से बनी कि रॉ मटेरियल को इनर एरियाज़ में, कंट्री साइड से नियरेस्ट पोर्ट या नियरेस्ट रेलवे ट्रैक तक लेकर जाना था. उस तरह का रोड क्रिएट किया. ऑल वेदर रोड हमारे यहाँ पे नहीं अवेलेबल था, सो इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा है. सो ऐसे वाली रोड मैप, ऐसे वाला ग्रोथ रेट ब्रिटिशर्स ने काम किया, अपने लिए बनाया. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द टेलीग्राफ, द पोस्ट एंड टेलीग्राफ अगेन कौन सा कम्युनिकेशन वो बताना चाह रहे थे. लोगों का आपस का कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन पोस्ट एंड टेलीग्राफ इसीलिए सेटअप किया गया ताकि ब्रिटिशर्स अपने लिए, अपने जो रूल्स हैं, जो उनके कम्युनिकेशन हैं, डिफरेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट कर सके और एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट हो सके. यानी ऑर्डर्स का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कम्युनिकेशन वो टाइमली ट्रांसफ़र हो सके. तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉर्नर्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर भी क्रिएट किया, बट अगेन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली.
इसी तरह से उन्होंने पोर्ट्स भी बनाए। पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ, बट पोर्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। लिमिटेड डेवलपमेंट था, वेदर रोड्स, ऑल वेदर रोड्स नहीं थे। अब नेचुरल कैलामिटी, फेमाइन या कोई भी रेन वाले टाइम पर जो रूरल एरिया का पीपल, रूरल एरिया का फार्मर है, रूरल एरिया के रेजिडेंट्स हैं, वो वहीं लॉक हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे इतना पानी होता था कि क्रॉस करके बाहर आने के लिए या शहर की तरफ आने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं होता था। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सिचुएशन था। And next we have economic challenges at independence. Right. So economic challenges at independence मतलब हमारी अभी तक जैसे हमने बात किया, एग्रीकल्चर सफिशेंटली स्टेगनेटेड है, सरप्लस लेबर हमारी सिर्फ एग्रीकल्चर में है। मतलब एग्रीकल्चर में अगर आप कुछ लोगों को निकाल भी देंगे तो भी प्रोड्यूस में कोई खास फर्क नहीं आने वाला, सरप्लस लेबर वहीं पर है। अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन हो नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट है नहीं, हेंस इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही। ऊपर से ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिससे इंडस्ट्री उनकी होम कंट्री में सफिशेंटली बेटर हुई, पर हमारी कंट्री में काम नहीं कर रही है। देन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मैं बात करूं उस समय के फिगर्स की, तो पॉवर्टी से रिलेटेड फिगर्स ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन पॉवर्टी सफिशेंटली एग्जिस्ट कर रही थी, ये हमें पता है। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो खासा कोई एस्टिमेशन के ऊपर में अटेम्प्ट किया नहीं गया। कुछ एक जो अटेम्प्ट हुआ दैट वाज डन बाय दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी एक्सेट्रा, बट जो सिग्निफिकेंट वर्क था दैट वाज डन बाय VKRV राव। अब VKRV राव जी ने जब इसका एस्टिमेशन लगाया, इट वाज नोटेड दैट द ग्रोथ ऑफ aggregate real output during the first half of 20th century was as less as 2%, और जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम में वो सिर्फ 0.5% था, इससे ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो रहा था। हेंस लेस टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं एग्रीकल्चर में, एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है। इनोवेशन के नाम पे हम कुछ खासा काम कर नहीं रहे, तो इकोनॉमी बेहतर बनेगी कैसे? देयर वॉज अ वेरी वेल नीड फॉर अ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, ह्यूज क्राई फॉर इट, बट इस पे हमने खासा काम किया नहीं था अब तक। राइट जी। एंड मैम, इज देयर एनी अदर वे दैट वी गो बियॉन्ड द बुक रिलेटेड टू दिस टॉपिक? Surely, ma'am. Role play is one thing which we did talk about. There is giving them experience. Now we'll talk about the third way then. बहुत से न्यूज़पेपर्स में इंडिपेंडेंस डे के आसपास कुछ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं। अब अगर आप उन आर्टिकल्स में से अपनी पसंद के कुछ एक आर्टिकल्स निकाल के बच्चों को एज एन एग्जाम्पल दें और साथ में उन्हें बोलें कि टाइमलाइन क्रिएट कीजिए, या फिर आप ब्लॉग लिखिए, या फिर जो अब वो काम कर रहे हैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए, दे विल बी एबल टू गिव सच ब्यूटिफुल कंटेंट। और जब वो अपना ब्लॉग लिख रहे हैं और उसको किसी तरह से उसको रिकग्नाइज आप कर लेते हैं या उसे ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, इट कम्स अप इन देयर प्रोफाइल एज वेल। सो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या अपने कॉलेज एडमिशन्स में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस में जाते हैं, ऐसे वाले काम को जस्टिफाई करके जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उन्हें देते हैं, इट हेल्प्स देम। हेंस इसलिए वो रिसर्च भी करते हैं, अपनी मर्जी का पेपर भी लिखते हैं, पेपर्स भी लिख पाते हैं बच्चे इसके लिए। एंड डिजिटल वॉल्स की जैसे कुछ एक टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास में सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं, अब सॉफ्ट बोर्ड्स पे आपने टाइमलाइन बनाया, टाइमलाइन के साथ आपने प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेके 91 एंड 91 के बाद की जो प्रेजेंट डे तक की पॉलिसीज हैं, बच्चों ने उस टाइमलाइन को क्रिएट किया और उस टाइमलाइन के साथ में हर पॉलिसी के साथ या हर इवेंट के साथ में इम्पॉर्टेंट फीचर मेंशन किया, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक मेंशन किया जिसको वो याद रखना चाहते हैं। जब आप इसको 91 के बाद 2017 तक ले आए, फिर 25 तक ले आए, इससे क्या होगा? प्रेजेंट डे किस तरीके से इकोनॉमी मूव हुई ये बच्चों को एक सिंगल बोर्ड पे दिखेगा। एंड अगर हम सॉफ्ट बोर्ड में नहीं दिखाना चाह रहे हैं, सेम थिंग कैन बी डन ओवर अ पेडलेट स्क्रीन, ओवर डिजिटल टूल। डिजिटल वॉल क्रिएट हो सकती है, जैम बोर्ड क्रिएट हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डू इट टुगेदर, इट हेल्प्स देम मेक देयर माइंड मैप, इट हेल्प्स देम क्रिएट अ डिजिटल वॉल। बहुत से तरीके हैं जिससे वो बियॉन्ड द बुक जाकर उस कंटेंट का रेलेवेंस आज की डेट में समझ पाते हैं। दैट्स वंडरफुल।
एंड दीज आर सच अमेजिंग पैडागॉजीज आई वुड से, जहाँ पर बच्चा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और जो मगिंग अप का प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो रहा है. रोट लर्निंग से दूर लेकर जाना हमारा बेसिक टारगेट रहता है मैम. एंड इसमें ये कहिए कि फ्रीडम जब आपको स्कूल की तरफ से मिल जाता है, यू आर एबल टू गिव द बेस्ट. नाउ वी ट्राई एट आवर स्कूल a lot about student the group work, involvement of students. Yes, it's an inquiry based student led pedagogy that we are using. And जब आप inquiry create करते हैं, because that helps the children to understand वो जो पढ़ रहे हैं उसका why क्या है, वो पढ़ क्यों रहे हैं और उसका relevance क्या होगा. इसकी हेल्प से उन्हें समझ में आता है. आज की तारीख में अगर हमने इसे स्टडी किया तो सिर्फ एक एग्ज़ाम स्टेट बोर्ड का, नेशनल बोर्ड का या मे बी फॉरेन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देकर तो काम चलेगा, वो परसेंटेज तो आएगा, लेकिन उसके रेलेवेंस के साथ में दे विल बी एबल टू आंसर द बिगर पिक्चर. हम इसको अपनी प्रेजेंट डे लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे, दैट्स बेसिकली हेल्पिंग देम understand that content and make it relevant with real life application. Right. So now we reach at the recap of whatever we have learnt, and we will touch upon the next topic after doing this recap. Done. Recap. ऑन स्क्रीन अगेन, ब्रिटिश पॉलिसीज ब्रिटेन की इकॉनमी के लिए, उनके फ़ायदे के लिए बनाई गई. एग्रीकल्चर में हमारा सरप्लस लेबर था एंड प्रोडक्टिविटी सफिशेंटली लो थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर वांटेड मॉडर्नाइजेशन. देयर वाज अ ह्यूज क्राई फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इतना सफिशिएंट था नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है वो बेसिकली कॉलोनियल रूलर्स के फ़ायदे के लिए था. इंडियन इकॉनमी एक ह्यूज डेवलपमेंट चैलेंज फेस कर रही थी 1947 में. तो इसके आगे की कहानी लेके चलते हैं. जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हम रिपब्लिक हुए, और किस तरीके से हमने आगे फर्दर अपने आप को बेहतर बनाने का जर्नी शुरू किया. राइट जी. इसमें देयर वाज द हमारे इनिशियल लीडर्स, कंट्री के लीडर्स को डिसाइड करना था इस पॉइंट पे कि वो किस तरह की इकॉनमी चाहते हैं. दे वांट अ सोशलिस्ट इकॉनमी, दे वांट अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी और अ मिक्स्ड इकॉनमी. हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका झुकाव था सोशलिज्म की तरफ में, लेकिन वो सोशलिज्म से इतना इम्प्रेस नहीं थे कि वो पूरी इकॉनमी को सोशलिस्ट बना सकें. हेंस उन्होंने डिसीजंस लेने के लिए मिक्स्ड इकॉनमी उस समय चूज़ किया कि हम फ़ायदा दोनों का उठाएंगे, कैपिटलिस्ट का भी बेनिफिट लेंगे और साथ साथ हमने सोशलिज्म का भी बेनिफिट अपनी इकॉनमी में अपने सिटीजन्स के लिए लेकर चलना है. विद दिस वी डिसाइडेड टू बी द मिक्स्ड इकॉनमी. All right. So ma'am, how does each system decide for what to produce, whom to produce and how to produce? Right. देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेट करता है. लेट मी गिव अ लिटिल ब्रीफ और अ टच अपॉन व्हाट सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर. सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय एवरीवन, no matter how big or small the economy is, at the individual level as well and at a मैक्रो लेवल एज वेल. ये प्रॉब्लम है जो सबको फेस करनी है, इसीलिए इसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम में अगर मैं आज की बात करूं, हमारे स्टूडेंट की बात करूं, उनके पास में जो टाइम अवेलेबल है 24 आवर्स का, उस 24 आवर्स में उन्होंने खाना भी खाना है, सोना भी है, रेस्ट भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने हैं. यानी आपके पास में रिसोर्सेस या टाइम अवेलेबल बहुत लिमिटेड है और आपका करने वाला काम सफिशेंटली ज़्यादा है. इसको अगर मैं इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. अनलिमिटेड वांट्स, एक वांट पूरी होगी, एक आपका नीड पूरा होगा तो नेक्स्ट 4 क्रीप अप कर जाएंगी, लेकिन उन सबको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है. एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो आपके पास में एक पीस ऑफ लैंड फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है उसमें क्या किया जाए. वहाँ पे हॉस्पिटल बन सकता है, स्कूल बन सकता है, इंडस्ट्री बन सकती है, आप उसको ग्रीन कवर बनाने में यूज़ कर सकते हैं. तो किस तरीके से उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करें ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, वो चाहे डेवलपिंग कंट्री के गवर्नमेंट हो या डेवलप्ड कंट्री के इकॉनमी में गवर्नमेंट हो. यानी सेंट्रल प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स का प्रॉब्लम सबको आएगा. और प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेट यूज़, एक की जगह एक से ज़्यादा यूज़ पॉसिबल है. अब अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में मेजर डिसीजन लिया जाता है प्रॉफिट को ध्यान में रखकर. यानी अगर नीड
पर्टिकुलर चीज़ में, पर्टिकुलर कंट्री में किसी भी चीज़ की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा किस में होगा, वो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी। नीड सोसाइटी को क्या है, कुछ नहीं मैटर करेगा, लेकिन उससे फ़ायदा हमारे कैपिटलिस्ट को होगा तो वो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, नहीं तो नहीं। बनाने के तरीके दो होते हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर सफिशेंटली अवेलेबल है या कैपिटल सफिशेंटली अवेलेबल है, इन दोनों में डिसाइड करती है इकोनॉमी, डिसाइड करती है या हमारे कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन चीपर अवेलेबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट है कोई बात नहीं, लेकिन सस्ता क्या पड़ेगा, फ़ायदा किससे होगा, वो डिसीजन मेकिंग हमारा कैपिटलिस्ट उसी बेसिस पे करेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को देख के डिसाइड नहीं हो रहा कि गुड प्रोड्यूस कैसे होना है, प्रॉफिट को हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है। नाउ किसके लिए बनाना है ये भी कैसे डिसाइड होगा, जिसकी पॉकेट में पैसा है। अगर हमारे पास पेइंग कैपेसिटी एक पर्टिकुलर कार की है तो वो कार प्रोड्यूस होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ उस पर्टिकुलर चीज़ की मार्केट को नीड है या नहीं है। ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी डिसाइड करता है ज़रूरत के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं। यानी अगर नीड एक पर्टिकुलर चीज़ की है और गवर्नमेंट को समझ रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ की नीड है, तो वही चीज़ प्रोड्यूस होगी, रिसोर्सेज वहीं पे अप्लाई किए जाएंगे, प्रॉफिट उससे ज़्यादा नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं। इसको डिसाइड किसने किया, डिसीजन मेकर बिकम्स द गवर्नमेंट एंड दैट डिपेंड्स ऑन वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। किस तरीके की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चाहिए, कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव के कैपिटल इंटेंसिव। अगेन डिसीजन विल बी अवेलेबिलिटी पर। अगर सफिशेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है और गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, तो आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगा। लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पे आपके पास लेबर सफिशेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल पर हो जाएगा। ज़रूरत अगेन किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाएगा, पेइंग कैपेसिटी डिसाइड नहीं करेगी, ये डिसीजन होगा इकॉनमी को नीड किसकी है। यहाँ पे दो चीज़ें जो ज़रूरी हैं समझने वाली, कि डिसीजन मेकर गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, एंड ओनरशिप भी गवर्नमेंट की है। तो अगर गवर्नमेंट ने करेक्ट डिसाइड किया तो इकॉनमी फ्लरिश कर रही है, लेकिन अगर समझने में और उनकी डिसीजन मेकिंग में कहीं गलती हुई तो कंप्लीट इकॉनमी पे बैकलॉग आएगा। एंड जैसे हम इस समय अपनी कंट्री में भी प्रॉपर्टीज़ को अपने बच्चों को इनहेरिट करवा पाते हैं, सोशलिस्ट इकॉनमी में सारी प्रॉपर्टीज़, सब कुछ, सारे रिसोर्सेस सब गवर्नमेंट का रहता है। यानी गवर्नमेंट के पास ही कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय डिसाइड किया कि हम ना तो कम्प्लीटली सोशलिस्ट बनेंगे ना कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट बनेंगे। दोनों आइडियाज़ करेक्ट नहीं थे पूरी तरह से, चाहे झुकाव था, वी वांटेड टू गो सोशलिस्ट अ लिटिल बट नॉट दिस वे कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी जैसी है, सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास आ जाए। हेंस दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट विल को एक्सिस्ट एंड उनके सबके एरियाज डिवाइड करेंगे। वो आगे बात करते हैं किस तरीके से डिसीजन किसने किस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कैसे लिया। इसी के लिए हमने अब पहले इकॉनमी में सेटअप करना है, तो इकॉनमी के लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ फॉर 1950। टाइम पीरियड डिसाइडेड वाज 5 ईयर प्लान, बहुत लंबा नहीं बहुत छोटा नहीं। वी डिसाइडेड कि हमारी इकॉनमी में जो प्लानिंग है, जो एक बार प्लान बनेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड विल बी ऑलमोस्ट फॉर 5 ईयर्स। दिस वाज डिसाइडेड, राइट। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे आपको इस समय स्क्रीन पे लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी डिड डिस्कस ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज देयर। सो मूविंग ऑन विद इट सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। The goals of 5-year plan. Now when we say goals of 5-year plan, इसको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत से स्टेट बोर्ड्स एंड नेशनल बोर्ड्स में, एंड कुछ एक टीचर्स ने बहुत ही अच्छा सा इसका तरीका निकाला विच वॉज शेयर्ड विद मी एज एक्रोनिम ऑफ दीज 4 goals. वी कॉल देम जेम्स: ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ये 4 मेजर गोल्स थे जिसके बेसिस पे हमने अपना प्लानिंग करना शुरू किया। नाउ व्हेन आई से ग्रोथ, ग्रोथ इज इकॉनमी है, इकॉनमी में एक फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी है जिसको डिवाइड कर रहे हैं,
देखिए ग्रॉस जीडीपी या मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन वन कंप्लीट ईयर, दैट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम आता है पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो टोटल नेशनल इनकम है उसको कितने लोगों में बंटना है, उन लोगों के साथ अगर हम पर पर्सन की बात करें, पर पर्सन अवेलेबिलिटी विच इज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, दैट बिकम्स पर कैपिटा इनकम पर पर्सन अवेलेबिलिटी। तो वो जब पर पर्सन अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, पर पर्सन को ज़्यादा इनकम, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। यानी हमने अपनी कंट्री में आउटपुट बढ़ाना है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो केक का साइज बढ़ा दीजिए ताकि हर किसी के पास में जो हिस्सा आएगा वो सफिशिएंटली बड़ा आए। दिस इज वन ऑफ द गोल विद विच वी कमेंस्ड आवर जर्नी इकोनॉमिक ग्रोथ की। देन नेक्स्ट कम्स द मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एज वी डिड मेंशन प्रीवियसली कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइजेशन, एक न्यू आउटलुक चाहिए था। अब आप खुद से सोच के देखिए, जब एक नया मॉडल किसी भी फ़ोन का आता है तो वो आपको बेहतर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी बेटर है, क्योंकि वो एफिशिएंट हो गया, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है। नाउ सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्रीज़ में बात करें, मॉडर्नाइजेशन विल इंक्रीज द आउटपुट। आउटपुट ज़्यादा होगा, और किस समय ज़्यादा होगा? उसी रिसोर्स में जो हमारे पास अभी तक था लिमिटेड, उसी रिसोर्स में आप बेहतर एफिशिएंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएंगे। दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। इस तरह का चेंज अपनी प्लानिंग, अपनी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट देखना चाह रही थी। इसी के साथ मॉडर्नाइजेशन डजंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू ओनली द मशीन्स, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सोशल चेंज। यानी एक ऐसा भी वक्त था हमारे पास में जहाँ पे कुछ एरियाज़ में विमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क। अगर विमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क तो वो प्रोडक्टिविटी में, वो कंट्री की डेवलपमेंट में हिस्सेदार बन ही नहीं रही हैं। इस सोशल आउटलुक को चेंज करना भी मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा था। यानी विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हमने पीछे देखा फीमेल लिटरेसी सफिशिएंटली कम थी। अगर विमेन हु इज़ 50% ऑफ आवर वर्कफोर्स, उनको आप काम ही नहीं करने दोगे, उनको आपने बांध दिया कि आपने किसी भी तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो आपका इकोनॉमी उस रेट से ग्रो नहीं करेगा। सोशल आउटलुक में चेंज करके जब आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पॉलिसीज़ जो अब प्रेजेंटली भी, नॉट एट दैट टाइम, आज की तारीख में भी लॉन्च हो रहे हैं, जिससे विमेन एम्पावरमेंट, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो हमारी बेटियां भी कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं। उनको जब मौका मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड गोल, दैट इज़ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस इज इम्पोर्ट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इम्पोर्ट रिड्यूस करना मतलब इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, कि जो चीज़ें आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे अब उस इम्पोर्ट की जगह खुद से बनाइए जी। एंड डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए ताकि डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन कंट्रीज़ कम हो जाए। इससे ये होगा कि आपका जो अमाउंट है, जब अभी हम पे करते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में पे करते हैं तो आप रुपी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप बाहर से कोई सामान खरीदते हैं कंट्री के बाहर से, तो आपको वो करेंसी पे करनी पड़ती है जहाँ से आपने सामान खरीदा। अगर मैं यूरोज में, पाउंड्स में, येन्स में पेमेंट कर रही हूँ तो आपकी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बाहर जा रहा है। जब आप सेल्फ रिलायंट होंगे और आपने बाहर से प्रोड्यूस करने की जगह अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो आपका इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बाहर नहीं जाएगा, आपका मनी बचेगा। साथ साथ उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोकल एरियाज़, आपकी अपनी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उनका डेवलपमेंट भी होगा, एंड दैट मेक्स थिंग्स बेटर। दिस इज सेल्फ रिलायंस। ये तब था और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। देन वी से इक्विटी। इक्विटी समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इक्विटी एंड इक्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, इक्वालिटी होता है, से फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, आपको और मुझको दोनों को बराबर बराबर अगर कुछ रिसोर्स मिल गया तो 50% शेयर आपका, 50% शेयर मेरा, ये हमारी इक्वालिटी हुई। लेकिन मैं सफिशिएंटली पुअर हूँ, आपको 50% की नीड नहीं है,
आपको 20-25% मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास पहले से सफिशेंट है। मुझे, क्योंकि मैं पुअर हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लेवल पर आकर कुछ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट बेहतर कर सकें। हेंस इक्विटी इज समथिंग वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट prosperity which reaches the poor, which is reducing the wealth, which is reducing the inequality of the economy. Right. This is equity. So can we say equity is need based? Definitely. Right. अब इसको समझाने के लिए अगर मैं आप, क्योंकि बार बार बात कर रहे हैं कि किस तरह से बता सकते हैं, इक्विटी एंड इक्वालिटी का डिबेट एक छोटा सा क्लास में अगर हम करा देते हैं तो बच्चे इक्वालिटी एंड इक्विटी का डिफरेंस भी समझ पाते हैं, और जब हम उन्हें बोलते हैं इससे रेलेवेंट और क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत क्लियरली मेंशन करके आते हैं। जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स को जब एबॉलिश किया गया, वो इक्विटी था एग्रीकल्चर सेक्टर में, विच हेल्प देम अंडरस्टैंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग ऑफ इक्विटी बट ऑल्सो हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। इट हेल्प्स। ग्रेट जी। अब अगर मैं बात करती हूँ 5 ईयर गोल्स की या 5 ईयर प्लान्स की, जो तब रेलेवेंट था वो आज की डेट में भी उतना ही रेलेवेंट है। इन्हीं गोल्स को अगर हम बेसिस लेकर चलें तो आप बहुत सी पॉलिसीज देख पाएंगे जो इतना इसी तरह से काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया। राइट। मेक इन इंडिया सेल्फ रिलायंस के लिए बात कर रही है। अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन के लिए भी सेम बात कर रही है, सेम पॉलिसी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हमने अभी बात की, दैट इज टॉकिंग अबाउट चेंज इन सोशल आउटलुक, सो वो मॉडर्नाइजेशन पे लेकर जा रहे हैं। तो अगर आप प्रेजेंट डे पॉलिसीज में भी बच्चों को पॉलिसीज का लिस्ट दे देते हैं और उन लिस्ट में पूछते हैं कि आपका कौन सा गोल कंप्लीट हुआ, दे आर वेरी इजिली एबल टू पुट अ टिक मार्क। एक छोटा सा वर्कशीट फॉर क्विक रिकैप, इट हेल्प स्टूडेंट्स गेन एंगेजमेंट एज वेल। इट वर्क्स वेल इन आवर क्लासेस। Moving on to the next step over here, कि इस समय अब 1947 में हमने देखा, नेक्स्ट 1947 के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में 5 ईयर प्लान्स इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या इशू आया। राइट। हमने कंट्री ने लैंड रिफॉर्म्स, कंप्लीटली लैंड रिफॉर्म्स किया ताकि फार्मर्स को कुछ फ़ायदा हो सके। जैसे इंटरमीडिएटरीज हमने एबॉलिश किए, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया, लैंड सीलिंग एक्ट्स लेकर आए। इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल 3 सेपरेटली, लैंड सीलिंग होता है कि कैप लगाया, एक पर्टिकुलर पर्सन कितना लैंड ओन कर सकता है। एंड जब लैंड सीलिंग एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया तो बेसिक इंटेंशन यही था कि फार्मर्स को जो एक्चुअल टिलर्स ऑफ सॉइल हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और वो वाला लैंड जो वो हमेशा से टिल कर रहे हैं, जो हमेशा से जिस पे काम कर रहे हैं, वो उसके ओनर हो जाएंगे। हाउएवर इट डिड नॉट कम आउट द वे इट वाज एक्सपेक्टेड। लैंड सीलिंग एक्ट के जो मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट्स थे, जो सीलिंग फिगर्स थे, वो स्टेट वाइज वेरी किए। साथ साथ कुछ कैपिटलिस्ट ने, लैंड ज़मींदार्स ने केसेस डाले कोर्ट में, जिसकी वजह से डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ, टाइम लगा। और इस डिले का जो फ़ायदा है वो हमारे फार्मर्स ने, ज़मींदार्स ने ऐसे उठाया कि वो क्लेम कर रहे थे हम ही टिलर्स हैं, हमने इसके ऊपर में प्रोड्यूस किया है। और बाय द टाइम जितना भी लैंड सीलिंग का फिगर था, सेम लैंड उन्होंने डिफरेंट अपने रिलेटिव्स में, बाकी लोगों में उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो जितना फ़ायदा होना चाहिए था वो बहुत सारा फ़ायदा इतना हुआ नहीं जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और चाह रहे थे। हाउएवर कुछ एक स्टेट्स जैसे केरला में इसको बहुत सीरियसली लिया गया, वहाँ इसका सफिशेंटली फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बाद में। एक वक्त था जब हमारी ग्रोथ बहुत कम थी, इक्विटी बहुत कम थी, और इंटरमीडिएटरीज की वजह से जो सफिशिएंट प्रोड्यूस था वो नहीं होता था। लेकिन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, एंड दिस डिड हैपन इन अराउंड 1960s, जब फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में फार्मर्स का प्रोड्यूस इंक्रीज करने के लिए, फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, एंड बाहर से डिपेंडेंस कम हो जाए, कि हम बाहर से गुड्स, फूड क्रॉप्स को इंपोर्ट ना करें। ये बहुत ही हैरानी की बात थी कि हमारे 75% ऑफ पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फिर भी हमें बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था। उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आई, उसमें से एक था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स यूज़ हुए, फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया, और इसकी हेल्प से इनिशियली फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में
कुछ एक स्टेट्स से पंजाब में, हरियाणा में, जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट से आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सफिशेंटली इंक्रीज हुआ। जो ध्यान रखने वाली चीज़ें थी फार्मर्स की वो ये कि सिर्फ HYV सीड्स के साथ में काम नहीं चल रहा था, HYV सीड्स को सपोर्ट करना था सफिशेंट इरिगेशन फैसिलिटी से। तो अगर आपका फार्म रेन फेड फार्म है और उस समय सफिशेंट रेन नहीं हुआ तो HYV सीड अकेला उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को बेहतर नहीं बना पाएगा। हेंस वेज एंड मीन्स चाहिए थे कि इरिगेशन फैसिलिटी सफिशेंट मिले, साथ साथ सॉइल की नीड के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना था। और HYV सीड्स के साथ पेस्ट्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस रिस्क को बचाने के लिए लोन्स एंड फिनेंसेस भी प्रोवाइड कराने थे ताकि पेस्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो उस पर्टिकुलर क्रॉप पे कम पड़े। जब गवर्नमेंट ने सफिशेंटली इसमें हेल्प करना शुरू किया तो समझ में आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में जो सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें क्रॉप्स भी बढ़े, सिर्फ अब व्हीट एंड राइस पे इम्पैक्टेड नहीं था, इवन स्टेट्स भी इंक्रीज हुए। तो प्रोड्यूस फार्मिंग का प्रोड्यूस सफिशेंटली बेहतर हुआ इन the next phase of green revolution। and आज की तारीख में when we are moving on with technology, green revolution, vertical farming and farm growth, farm के साथ में सिर्फ restrict ना होकर even टेक्निकली बहुत ही बेहतर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सॉइल लेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सफिशेंट रिसर्च चल रहा है एंड हमारी कंट्री भी सफिशेंटली इसमें कंट्रीब्यूट कर पा रही है, बट उसको बात करेंगे आगे। जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज़ देने चाहिए। सब्सिडीज़ में अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिबेट की फॉर्म में जब हम समझाते हैं क्लासेस में तो सफिशेंटली बेहतर होता है, यानी सब्सिडीज़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये बेनिफिट करेगा या इसकी वजह से फिनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। अगर सब्सिडीज़ दे भी दी तो इसका फ़ायदा एक्चुअली किसको हो रहा है? जो अभी तक बहुत से इकोनॉमिस्ट क्लेम करते थे कि जब हमने सब्सिडीज़ दी किस पे, पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, तो आप बेसिकली फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को ही फ्लरिश करा रहे हो। अब फार्मर्स का, जेन्युइनली फार्मर्स का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा और इसका बेनिफिट ये भी क्लेम किया जाता है कि सिर्फ बिग फार्मर्स को हुआ, सबको नहीं हो पा रहा। दिस ऑल्सो डिड हैपन। If I talk about industry and trade, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में लेकर आया गया जिसमें पब्लिक सेक्टर वॉज बेसिकली कंट्रोल्ड। इसको इस तरह से समझते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट था वो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने पास रखा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर वर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस। सेकेंड पार्ट में इनिशिएट तो गवर्नमेंट करेगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर वर allowed to contribute and produce goods and services along with government। एंड जो थर्ड सेगमेंट था वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन किया कि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोग अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर जो थर्ड सेगमेंट है इसमें भी लाइसेंसिंग, इसमें भी कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास था, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सारा कंट्रोल छोड़ नहीं रही थी। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन का पेस था, जो लेवल था, वो उस लेवल पे आया नहीं जिस लेवल पे प्लान किया गया था। अब इसको बताने के लिए अगर मैं क्लासेस में बात करूं तो हम तीनों टॉपिक्स में बहुत सी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, कुछ न्यूज़ चैनल्स के वीडियोस क्लिक्स लेके रखते हैं जिसकी हेल्प से बच्चे इसको ईजिली समझ पाते हैं। अगर कुछ एक मूवीज़ का नाम लें जिसको हमने यूज़ किया इन्हीं दोनों चैप्टर्स में, इट कुड बी मदर इंडिया, पीसेस लीजिए, देन लगान मूवी में कुछ एक पोर्शंस है वहाँ से हम पीसेस पिक करते हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, इसके बाद अगला चैप्टर इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो कुछ पोर्शंस ऑफ द मूवी, बॉलीवुड मूवी बदमाश कंपनी, उसमें आ जाता है। गुरु में कुछ एक पार्ट्स हैं जिसके अंदर हम ये इनएफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर, किस तरीके से इनएफिशिएंट था, कितना स्लो था, ये पोर्शन हम वहाँ पे समझा पाते हैं। सो कुछ एक मूवीज़ की हेल्प से, बट आप पूरी मूवी क्लास में नहीं लेके जा पाते, आपको क्लिपिंग्स लेके जानी होती हैं, तो उन क्लिपिंग्स सो दैट इट मेक्स सम सेंस एंड इट engages our learners as well to make it better. This is again one thing which we have been doing very regularly in our classes. Great. And since we are moving towards the last leg of our session, ma'am, I would request you to wind up the session and give us a summary at the conclusion.
राइट मैम, स्टिल देर आर टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, हेंस इसे कवर करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में. व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टीचर्स एंड हाउ इट कुड बी एंगेज्ड वेल इन आवर क्लासेस. तो स्टूडेंट लेड क्लासेस में आप जितना ओपन छोड़ेंगे बच्चों को कि इसे समझना कैसे है, ये मैं ऐसे कहूँ तो हमारे स्कूल के विजनरीज हमें बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं. जो बुक में लिखा हुआ है, अगर आपने उसको रेप्लिकेट करके वाइट बोर्ड पे पीपीटीज में जाके बता दिया, इससे बच्चा सुन जरूर रहा है लेकिन उतने सुने से काम नहीं चलेगा, वो अपनी रियल लाइफ में उसे उतार नहीं पाएगा. सो रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए आज की डेट में रेलेवेंट न्यूज़, रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स, ब्लॉग्स, ये क्लास में लेकर आइए. डिजिटल टूल्स को यूज़ कीजिए. डोंट जस्ट फिक्स योर सेल्फ विद द क्लासेस. हम अपने स्कूल में अभी भी BYOD यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च करने के लिए डिवाइसेस स्कूल में ला पाते हैं और उन डिवाइसेस की हेल्प से रेलेवेंट पेपर्स, जिन जिन टॉपिक्स की बात करते हैं उनसे रेलेवेंट पेपर्स, रेलेवेंट कंटेंट लेते हैं, उस कंटेंट को रेलेवेंस के साथ में क्लासेस में प्रेजेंट करते हैं. एंड जब इस तरह का ओपन एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम गूगल को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने लर्नर को एंगेज करके उसको बेहतर बनाने में, आप रोक नहीं सकते AI को आने से, लेकिन उस AI को यूज़ कैसे करना है, उसकी हेल्प से अपने पेपर्स, अपने असेसमेंट पेपर्स कैसे बनाने हैं, इसकी हेल्प से बेहतर क्लासरूम एंगेजमेंट. और वो जो कहते हैं ना कि हमारा लर्नर पास्ट की क्लासरूम में फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो सकता, तो फ्यूचर क्लासरूम बनाने की जिम्मेदारी हमारी एज अ टीचर ही रहेगी, वो हमेशा रहनी है. That's a great message for all the educators out there, and we are now wrapping up the session. So we had Ms. Sandhya Arora with us, teaching us all about the development of Indian economy from the era of independence till 1991, the challenges faced, the planning done, and all the nuances of how our economy developed under the new Indian democratic rule. Right? Thank you so much, ma'am. I would like to give my thanks to our expert who joined us in giving us insights about this topic. I would also like to give my thanks to our Indian Sign Language expert, Ms. Anushka and Mr. Sahib. You are watching Ms. Anushka on the screen right now. So, dear viewers, in the end, I would like to give you an important information about class 4 and 7 textbooks which are available on Amazon, Flipkart and NCERT's official website. You can get those books from there. And now, in the end, I would like to tell you that we are ready with you for another session of business studies upcoming after this session. Don't go anywhere, and the topic that we are going to discuss is principles of management for class 12 students. So stay tuned, stay curious, keep learning, keep growing. I, Anu Gupta, taking your leave. Namaskar.